हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम आप लोगों को एमसीक्यू टेस्ट फर्स्ट पार्ट करवाने वाले हैं, जो कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्या है। इसमें अभी तक हम कई सारे वीडियो इनपुट कर चुके हैं एमसीक्यू बेस, लेकिन आज हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि एमसीक्यू टेस्ट ही करवाएं, जिससे क्या हो कि आपको इससे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट जो है, ये आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों का आंसर अगर आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनपुट करिए, जिससे क्या हो कि आपको भी इससे हेल्प मिलती रहे। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, इज यूज टू सील ब्लड वेसल वेन और आर्टरी बाई थ्रेड। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे सील किया जाता है ब्लड वेसल वेन को और आर्टरी को बाई थ्रेड। तो वो क्या होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है सूचर, लिगेचर, कॉटन या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आप कमेंट करके बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, लिगेचर। यानी जब कोई ब्लड वेसल या ब्लड आर्टरी डैमेज हो जाती है तो उसे लिगेचर की मदद से उसको सील किया जाता है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू बेस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज यूज फॉर हार्निया रिपेयर एंड बोन इंजरी। मतलब कौन सी चीज़ यूज किया जाती है हार्निया के रिपेयर में और बोन की इंजरी, यानी जब बोन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तब। हॉर्स टेंडन, कंगारू टेंडन, कैट टेंडन या सीप टेंडन। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो हमें कमेंट करके बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। कमेंट इसमें कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग कमेंट करेंगे, आपको पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, नहीं पता होगा तो फिर हम उसका आंसर आपको बताएंगे। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन है कंगारू टेंडन, यानी जब कोई हार्निया रिपेयर की जाती है या बोन कोई इंजर हो जाती है तो कंगारू टेंडन की मदद से रिपेयर की जाती है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोअवेलेबिलिटी इज। यानी किसी भी अगर ड्रग्स की हमें बायोअवेलेबिलिटी देखनी है तो क्या उसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें चार ऑप्शन दे रखी है, रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीच इन किडनी, रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग्स रीच इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, या रेट एक्सटेंट ऑफ ड्रग्स रीच इन ब्रेन, या अगला हमारा ऑप्शन है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग्स एक्यूरेट फ्रॉम द बॉडी। तो इसमें से चारों में से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो बायोअवेलेबिलिटी किस पे ज़्यादा डिपेंड करती है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग्स रीच इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी जितने भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो ड्रग्स पहुंचेगी उसकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द ड्रग्स इज गिवन बाय आईवी रूट देन इट्स बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी। अगर हम आईवी रूट से कोई भी ड्रग्स से पेशेंट को देते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, 50%, 100%, 10% या 90%। तो इसमें से हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी 100%। आईवी रूट से द्वारा जो भी ड्रग्स दी जाती है उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 100% रहती है, जबकि वही ओरल रूट से उतने परसेंट नहीं रहती। अगला क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ सीरम बिलीरुबिन इज इंक्रीज इन। यानी जो सीरम बिलीरुबिन होता है वो कब इंक्रीज करता है, कैंसर जो हो जाता है तब, या हेपेटाइटिस, या एनीमिया, या ऑल ऑफ दीज। तो हमें कमेंट करके बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सीरम बिलीरुबिन की बात हो रही है, तो देखो कैंसर में तो कभी हेपेटाइटिस, एनीमिया और ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे में बिलीरुबिन जो होती है वो इंक्रीज रहेगी। ये भी एक तरह से प्रोटीन ही होती है जिसमें SGPT SGOT कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट डाटाबेस यूज इन ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है A, C, पास्कल में, या मेटलाइन में, या ऑल ऑफ दीज में। तो इसमें चार ऑप्शन है जिसमें से एक आपका राइट आंसर रहेगा। तो वो ऑप्शन कौन सा होगा, कमेंट करके हमें बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यानी उसका राइट आंसर होगा मिड लाइन।
यानी जो इम्पोर्टेंट डाटाबेस यूज की जाती है इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए वो मिड लाइन होती है। अगला क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग और इमरजेंसी ड्रग्स एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा इमरजेंसी ड्रग्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया है एमेहेटामाइन सल्फेट, एम्नोफाइलिन, एम्लिन नाइट्रेट या कैलिटोनिन। और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन इसमें से हमारा डी वाला ऑप्शन यानी कैलिटोनिन, जो कि कैल्शियम की ड्रग्स होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिप्स ए लिंक बिटवीन द मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। पहला ऑप्शन मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट, फार्मेसी थेरापेटिक, पेशेंट काउंसलिंग या नन ऑफ दीज। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें देखो मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट ये तो होगा नहीं, फार्मास्यूटिकल थेरापी ये भी नहीं होगा, तो यानी डी वाला ऑप्शन जो होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है पैराजोसिन एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट विथ एल्कोहल, यानी पैराजोसिन जो होती है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करती है विथ एल्कोहल साथ में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो पहला डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है या नो इफेक्ट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो इंक्रीज, अगर पैराजोसिन है, अगर हम कोई एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जब शो करेगी एल्कोहल के साथ तो ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन है नी क्वारेंड्रिल इज है, मतलब क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, पोटेशियम चैनल ओपनर। तो निक्रोनार्डिल जो होती है वो पोटेशियम चैनल ओपनर होती है, जिसको पोटेशियम चैनल ओपन करने के लिए दिया जाता है। अब इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन फुरसेमाइड इज गिवन एनाल्जेसिक देन इट्स नेट्रियूरेटिक इफेक्ट क्या करेगा, नेट्रियूरेटिक इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, स्टॉप करेगा या नन ऑफ दीज। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक राइट ऑप्शन तो क्या होगा वहाँ पे नेट्रियूरेटिक इफेक्ट इंक्रीज करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस शुड बी मेजर ड्यूरिंग थेरेपी, फुरसेमाइड, थायोरिडाजीन, हैलोपेरिडोल या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब इसी प्रकार से हम और कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल रेंज कितनी होनी चाहिए, 100 to 124 mg पर 100 ml या 80 to 100 mg पर 100 ml या 150 to 100 mg 100 ml या नन ऑफ दिस। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ESR स्टैंड फॉर एस्टिमेशन सॉलिड स्टेट एर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन एर्थ्रोसाइट सेडिमेंट, तो हमारा एर्थ्रोसाइट। प्रकार से अब हम कुछ को देखेंगे। नॉर्मल स्पर्म काउंट यानी नॉर्मल स्पर्म काउंट कितनी होती है, 60 to 150 मिलियन पर सीसी या 100 to 200 मिलियन पर सीसी या 50 to 100 मिलियन पर सीसी या डी वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक राइट ऑप्शन रहेगा। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा रहेगा, 60 to 150 मिलियन पर सीसी। ठीक, ये नॉर्मल स्पर्म काउंट होती है। अब इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन परसेंटेज इंक्रीज इन एनीमिया, पॉलीसीथमिया, ल्यूकेमिया या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी हीमोग्लोबिन का परसेंट कब इंक्रीज करता है, एनीमिया में। अगला क्वेश्चन है गिव द फॉलोइंग आर CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स एक्सेप्ट बार्बिचुरेट, सेडेटिव, ट्रैंक्विलाइजर, मेथाडोन। तो डिप्रेसेंट के रूप में कौन सा यहाँ पे होगा, CNS डिप्रेशन के रूप में मेथाडोन। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम और कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। गिवन द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट फार्मलरी, फार्माकोपिया, टेक्स्ट बुक या रिसर्च पेपर।
तो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स कौन सी होती है इंफॉर्मेशन के लिए, उसको छोड़ के, तो वो कौन सी चीज़ को छोड़ के होती है, रिसर्च पेपर। अब इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। बाल स्टैंड फॉर ब्रिटिश एंटी लोशन या ब्रिटिश एंटी लुइसाइड या बोल्ड एंटी लुइसाइड या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है, बी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंटीडोट इज यूज्ड व्हेन द नेचर ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन इज नॉट नाउन। केमिकल एंटीडोट, फिजिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट। तो पॉइजन इज नॉट नाउ, जब पॉइजन नहीं पता होता है तो वहाँ पे कौन सी दी जाती है, यूनिवर्सल एंटीडोट। अब इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग बायोबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस, फंक्शनल इंटरेक्टिंग ऑफ जीआईटी या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सारे पे सारे बायोबिलिटी जो होती है वो निर्भर करती है। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग आर ए कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। अब यहाँ पे यूनिवर्सल एंटीडोट के बारे में पूछा है, एक्सेप्ट छोड़ के टैनिक एसिड, एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम या क्लोराइड। यूनिवर्सल अपडेट, तो इसमें हमारा कौन सा नहीं होगा, क्लोराइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंटीडोट की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल WBC काउंट इज एडल्ट इज 6000 टू 10000 क्यूबिक पर mm या 8000 से 10000 क्यूबिक पर mm या 1000 से लेके 20000। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चनों को हम देखेंगे। पर्सन विथ लो स्पर्म काउंट लेस देन मिलियन पर सीसी शो इनफर्टिलिटी, यानी कितने पे, 60, 40, 50 या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन 60 रहेगा तब ऐसा होगा इनफर्टिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, OTC स्टैंड फॉर ओवर द कॉस्ट, ओवर द कंट्रोल, ओवर द काउंटर या आउट टाइम केयर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी वाला ऑप्शन, यानी ओवर द काउंटर। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो एग्जाम के बेस से। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स प्रोडक्ट दैट कैन बी पर्च विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इज नार्कोटिक ड्रग्स, OTC ड्रग, बोथ AB या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमें पता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नार्कोटिक ड्रग्स नहीं ले सकते, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट होगा, यानी OTC ड्रग्स, ओवर द काउंटर। अगला क्वेश्चन है, मिडलार्स स्टैंड फॉर मेडिकल लिटरेचर ऑटोनॉमिक एंड रिट्राइवल सिस्टम, मेडिकल लिस्ट एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम या मेडिसिनल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम, या इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होने वाला है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या नन ऑफ दीज। तो मिडलार्स स्टैंड फॉर जो होगा वो किसके लिए होगा, सी ऑप्शन, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम, यानी सी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन पॉइजन इज, यानी एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन पॉइजन की कौन सी डोज होगी, कौन सी पॉइजन को इसको दूर करने के लिए दिया जाएगा, कोडीन, EDTA, एट्रोपिन, नैलॉक्सोजोन। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, नैलॉक्सोजोन, यानी डी वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ए एंटीडोट ऑफ लीफ पॉइजन इज, बाल, EDTA, एट्रोपिन या नैलॉक्सोजोन। तो यहाँ पे लीफ पॉइजन के बारे में, अगर कोई लीफ पॉइजन खा लेता है मतलब जहरीला, तो वहाँ पे बाल दिया जाता है, BAL, ठीक। अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एंटीडोट ऑफ आयरन पॉइजन, अगर किसी को आयरन पॉइजन हो तो कौन सा एंटीडोट दिया जाएगा, बाल, EDTA, एट्रोपिन या डेस्पेरोक्सामाइन। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, डेस्पेरोक्सामाइन, ठीक। तो ये पॉइजन आयरन पॉइजन के लिए एंटीडोट के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
टेट्रोजेनिक ड्रग इफेक्ट एडल्ट, फीटस, चिल्ड्रेन या ऑल ऑफ दिस। तो टेट्रोजेनिक इफेक्ट कब होगा? जब जो मदर होगी वो प्रेग्नेंट होगी, यानी जो भी वोमेन है अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें तो कहाँ पे इफेक्ट करेगा? जो भी फीटस डेवलप हो रहा है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, PHC स्टैंड फॉर प्राइमरी हॉस्पिटल सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हाई कॉस्ट, प्राइमरी हार्ट केयर। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी सेकंड वाला यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ही ये आपका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल इज फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सेप्ट एलोपैथिक हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या टीबी हॉस्पिटल। तो इसमें से एक छोड़ के जो होती है वो मेनली टीबी हॉस्पिटल। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल आर फॉलोइंग टाइप एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा छोड़ के? ईयर नोज थ्रोट हॉस्पिटल, आर्थोपेडिक हॉस्पिटल, कैंडली हॉस्पिटल या कैंसर हॉस्पिटल। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो कैंसर हॉस्पिटल होता है और कैंडली हॉस्पिटल इसमें दे रखा है ना, तो इसमें कैंडली हॉस्पिटल जो मेनली रहेगा, क्योंकि इस तरीके के हॉस्पिटल जो होते हैं वो स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल इनको नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट। हाउ मच फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग एरिया इन 50 बेड हॉस्पिटल? 250 स्क्वायर फीट, 320 स्क्वायर फीट, 435 स्क्वायर फीट, नन ऑफ दीज। तो कितना चाहिए? 205 स्क्वायर फीट 50 बेड हॉस्पिटल के लिए कंपलसरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू नॉन कॉम्प्लायंस? इसमें पहला दे रखा है, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ मेडिकेशन, फियर ऑफ बिकमिंग ड्रग्स डिपेंडेंट, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग डिपेंडेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन जो होगा वह राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे क्या हो कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलती रहे। अगर इसका आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, थैंक यू।